सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्लास 12th के अंतर्गत जो समाजशास्त्र विषय है, इस विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा करेंगे। तो पाठ का नाम है सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप। ये चैप्टर नंबर आपका 8 है। तो देखो, सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप का मतलब ये होता है कि समाज में जो हमारा परिवर्तन हो रहा है वो किस किस आधार पर हो रहा है, उसके बारे में चैप्टर में बताया गया है। तो इसके संबंधित जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न है, पश्चिमीकरण का अर्थ लिखिए। पश्चिमीकरण का मतलब ये होता है कि जो पश्चिमी देश है उसकी संस्कृति को, उसके पहनावे को, उसकी जो भी वहाँ की जो संस्कृति, उसको आज हमारे देश ने भी अपना लिया है। ठीक है, तो उत्तर है पश्चिमीकरण का तात्पर्य उस पश्चिमी विदेशी उप संस्कृति प्रतिमान से है जिससे भारत के कुछ लोगों ने आत्मसात किया है। आत्मसात करना यानी कि अपनाया है। इसमें विशेषकर देश का मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग सम्मिलित है, जिसने न केवल पश्चिमी प्रतिमान चिंतन के प्रकार एवं जीवन शैली को अपनाया, अपितु साथ ही साथ इसका समर्थन तथा विस्तार भी किया। सामान्य शब्दों में पश्चिमीकरण का अर्थ पश्चिमी देशों की सामाजिक संरचनाओं, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं और मूल्यों का पूरी देशों द्वारा अपनाया जाना है। तो यही इसका अर्थ निकलता है कि क्या किया है कि जो पश्चिमी देश है उसकी सामाजिक जो संरचना है या सांस्कृतिक व्यवस्थाएं है और उसके जो मूल्य है ना, उसको हमारे पूर्वी देशों ने भी अपना लिया है। प्रश्न संख्या 2 है, पश्चिमीकरण का प्रभाव जीवन के किन क्षेत्रों पर पड़ा। और इसका एक प्रश्न और है कि भारतीय संस्कृति की भोजन शैली को पश्चिमीकरण ने किस रूप में प्रभावित किया है। तो दोनों ही रूप में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको आंसर सेम ही लिखना है। तो उत्तर है भारतीय संस्कृति के पश्चिमीकरण से पूर्व भोजन करने की परंपरा एक धार्मिक कृत्य मानी जाती थी। भोजन में पवित्रता के मानक स्थापित किए हुए थे, जैसे भोजन प्रयुक्त पत्तलों को फेंक देने के पश्चात झूठी पत्तलों के स्थान को गोबर से लेपकर पवित्र किया जाता था। पश्चिमीकरण के फलस्वरूप कस्बों और शहरों में शिक्षा और पश्चिमीकरण समूह ने जमीन पर बैठकर भोजन ग्रहण करने के बजाय मेज और कुर्सी का प्रयोग शुरू कर दिया, और साथ में हमारे ओढ़ावे पहनावे में भी परिवर्तन आया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है, श्रीनिवास ने सांस्कृतिकरण का सिद्धांत देने से पूर्व किस समाज का अध्ययन किया था। तो उत्तर है श्रीनिवास ने सांस्कृतिकरण की अवधारणा सर्वप्रथम 1952 में दी थी। इस अवधारणा को देने से पूर्व उन्होंने दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन का अध्ययन किया था। प्रश्न संख्या 5 है, लंबवत सामाजिक गतिशीलता से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर है श्रीनिवास के अनुसार सांस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिनके दौरान निम्न जातियाँ उच्च जातियों, विशेषकर ब्राह्मणों के रीति रिवाजों, संस्कारों, विश्वासों, जीवन विधियों, अन्य सांस्कृतिक लक्षणों और प्रणालियों को ग्रहण करती है। उनका मानना है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा लंबवत सामाजिक गतिशीलता संभव है, यानी जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है उसके द्वारा जो लंबवत यानी लगातार, यानी कि निम्न जाति जो उच्च जाति के रहन सहन, पहनावे ओढ़ावे को ना, रीति रिवाज, संस्कारों को ग्रहण करती है। यानी कि कोई भी निम्न जाति इस प्रक्रिया को अपनाकर अपनी स्थिति को ऊंचा उठा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, भारत में पश्चिमीकरण के फलस्वरूप हुए सामाजिक परिवर्तन के संबंध में विस्तार से चर्चा कीजिए। अब देखो, भारत में पश्चिमीकरण के कारण समाज में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। तो उत्तर है कि पश्चिमीकरण ने भारतीय समाज की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया। इसके फलस्वरूप भारतीय समाज की परंपरागत संस्थाएं प्रभावित हुई एवं नवीन संस्थाओं का जन्म हुआ। इसका प्रभाव निम्नलिखित क्षेत्र में पड़ा। पहला है, पश्चिमीकरण ने भारत की पुरातन शिक्षा पद्धति को परिवर्तन कर नवीन शिक्षा पद्धति को स्थापित किया। इसके परिणाम स्वरूप एक नवीन मध्यम वर्ग का उदय हुआ। पश्चिमीकरण से पूर्व भोजन ग्रहण की प्रक्रिया को एक पवित्र धार्मिक कृत्य माना जाता था। देखो, भोजन ग्रहण यानी पश्चिमीकरण जब हमारे देश में लागू हुआ, उससे पहले जब हम खाना खाते थे उसको एक पवित्र धार्मिक क्रिया मानी जाती थी। परंतु पश्चिमीकरण के कारण दोने पत्थर का उपयोग व बैठकर खाना बंद हो गया और मेज कुर्सी या खाना हाथ में प्लेट पकड़कर खड़े होकर खाना खाया जाने लगा। तो आज ये पश्चिमीकरण का ही दौर है, जिसके कारण हम मेज कुर्सी पर बैठकर खाना खाते हैं या फिर हम प्लेटों को हाथ में पकड़कर खाना खाते हैं। लेकिन उससे पहले जो हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें जो खाना को भी, यानी हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसको भी एक पवित्र ये धार्मिक कार्य माना जाता था, जिसको एक सुखासन में बैठकर जमीन पर बैठकर खाया जाता था। पश्चिमीकरण के कारण राष्ट्रवाद की अपेक्षा जातिवाद व क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला। राष्ट्रवाद यानी हमारा पूरा राष्ट्र एक है, हम सभी लोग एक हैं, लेकिन पश्चिमीकरण के कारण आज अलग अलग जातियाँ हैं, क्षेत्रवाद फैल गया। पश्चिमीकरण ने भारतीय साहित्य, स्थापत्य कला, नृत्य और संगीत, चित्रकला तथा ललित कला आदि पर गहरा प्रभाव छोड़ा। पश्चिमीकरण के परिणाम स्वरूप एक नवीन वर्ग, अभिजात वर्ग का उदय हुआ। पश्चिमीकरण ने परिवार एवं विवाह संस्थाओं में भी काफ़ी परिवर्तन ला दिया है। प्रश्न संख्या 7 है,
संस्कृतिकरण की अवधारणा का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये संस्कृतिकरण की अवधारणा क्या है, उसमें क्या कमियां हैं। आलोचनात्मक का मतलब होता है उसमें कमियों को बताते हुए हमें उसका विश्लेषण करना होता है। उत्तर है संस्कृतिकरण की अवधारणा सर्वप्रथम M.N. श्रीनिवास द्वारा 1952 में दी गई थी। अब देखो यहाँ से एक छोटा प्रश्न बन सकता है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी। उनके अनुसार यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा निम्न जातियाँ उच्च जातियाँ विशेषकर ब्राह्मणों के रीति रिवाजों, संस्कारों, विश्वासों, जीवन विधि एवं अन्य सांस्कृतिक लक्षणों व प्रणालियों को ग्रहण करती है। उनका मानना है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया अपनाने वाली जाति 1 या 2 पीढ़ियों के पश्चात ही अपने से उच्च जाति में प्रवेश करने का दावा प्रस्तुत करती है। किंतु इनकी इस अवधारणा से अनेक विद्वानों ने अपनी असहमति प्रकट की। स्वयं श्रीनिवास ने भी ये स्वीकार किया कि यह अवधारणा सहज नहीं है। समाजशास्त्री D.N. मजूमदार ने अपनी पुस्तक कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज में लिखा है कि जब हम विशिष्ट मामलों पर ध्यान देते हैं तो जाति गतिशीलता संबंधी हमारा ज्ञान एवं अनुभव ऐसे सिद्धांतिक मान्यता की दृष्टि से सही प्रतीत नहीं होता। इसी प्रकार F.G. बेल ने अपनी पुस्तक कास्ट एंड इकोनॉमी फ्रंटियर कहा है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा सांस्कृतिक परिवर्तन की स्पष्ट व्याख्या नहीं अवधारणा दे दी जा सकती है। इसके अलावा कुछ अन्य समाजशास्त्रियों का मानना है कि इस ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च जाति द्वारा निम्न जाति के प्रति भेदभाव एक प्रकार का विशेष अधिकार है। इस तुच्छ दृष्टिकोण के साथ समानता के भाव की कल्पना करना संभव नहीं है, यानी कि उच्च जाति का एक विशेष अधिकार ही मिला हुआ हो कि वो निम्न जाति का जो है के साथ भेदभाव करे। इन समस्त आलोचनाओं के पश्चात भी हम सांस्कृतिकरण की अवधारणा को एक सिरे से खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय सामाजिक व्यवस्था को समझने में विभिन्न हाथियों के मध्य पाई जाने वाली सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता का विवेचन करने का इस प्रक्रिया में सहयोग दिया है। तो विभिन्न अनेक स्थितियां हैं, उन्होंने भी जो है संस्कृतिकरण में भले ही हमारे समाज में अलग अलग भिन्नता पाई जाती है, लेकिन फिर भी संस्कृतिकरण को बढ़ावा मिला है। प्रश्न संख्या 8 है औद्योगिकरण को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर है पी कांग चांग के अनुसार औद्योगिकरण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण उत्पाद कार्यों की एक श्रृंखला का जन्म होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत वे समस्त कार्य आते हैं जो किसी उपक्रम के मशीनीकरण, किसी नवीन उद्योग की स्थापना, किसी बाजार में प्रवेश के परिणाम स्वरूप घटित होते हैं। प्रश्न संख्या 9 है नगरीकरण को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर है पोकाक के अनुसार यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ग्रामीण लोग शहर की ओर प्रवास करते हैं और नगरों के प्रभाव में उनके ग्रामीण जीवन के तौर तरीकों में परिवर्तन आता है, यानी कि वो जो ग्रामीण लोग हैं नगरों की ओर आके रहने लग जाते हैं, जिसके कारण उनके रहने सहने के जो तरीके हैं वो सारे ही शहरी हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 10 है नेल्स एडरसन ने के अनुसार नगरीकरण की विशेषताएं बताइए। तो नेल्स एडरसन ने नगरीकरण की क्या विशेषता बताई है। तो उत्तर है नेल्स एडरसन ने निम्नलिखित विशेषताएं बताई। किसकी? नगरीकरण की। नगरों में सामाजिक गतिशीलता ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक तीव्र है। नगरीय जीवन में समय का बहुत महत्व है। नगरों में श्रम विभाजन पाया जाता है, यानी कोई क्या काम करता है, कोई क्या काम करता है। नगरों में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग को महत्व दिया जाता है। नगरों में आदर्शों, मूल्यों एवं प्रतिमानों का महत्व कम हो गया है। नगरों में स्वार्थजनित रिश्ते अधिक व्याप्त है। प्रश्न संख्या 11 है नगरीकरण के प्रमुख कारण बताइए कि नगरीकरण के प्रमुख कारण क्या है। तो उत्तर है नगरीकरण के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। नवीन उद्योगों की स्थापना के कारण नगर आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। कृषि में आधुनिक उपकरणों के उपयोग के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी समस्या में वृद्धि हुई है। नगरों में बिजली, पानी, परिवहन, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं ने लोगों को शहरों की ओर आकर्षित किया है। शहरों की ओर क्या है? आकर्षित किया है। बड़े नगर सभ्यता और संस्कृति का केंद्र होते अतः लोग इनकी ओर प्रवास करते हैं। प्रश्न संख्या अब देखो ये प्रश्न इसके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इन चैप्टर्स को बार बार पढ़िए ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सको, और चैप्टर्स को भी पढ़िए। जो आपके किताबें दे रखी है उसको भी आपको पढ़ना जरूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो है बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और राजस्थान स्टेट ओपन से संबंधित जो भी सूचनाएं होती है वो उस चैनल पर डाली जाती हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे, नोटिफिकेशन को दबा लोगे तो उससे आपको सूचनाएं मिलती रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।